आज से हम स्टैंडर्ड 12 के बारे में पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर एंटायर 2 years, sorry 1 year. टेक्स्ट बुक लाए हैं आप लोग? सबसे पहले तो हम कंटेंट देखेंगे कि कंटेंट क्या है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मेरे पास अभी आपके सामने जो इंडेक्स है वो सिर्फ पार्ट 1 की है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है आपको बाद में बताऊंगा। पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। अब ये चैप्टर ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिया है स्टैंडर्ड 11 में, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 पार्ट रहते हैं जनरल, 3+2 होते हैं ऐसे तो आपको पता है, जिसमें से 2 पार्ट ऐसे हैं जिसे हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेड स्टेट कहते हैं, और दूसरा जो है उसे हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, जिसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे, या तो हम ये समझ के चलेंगे वो बहुत एडवांस है, तो इसको अभी हम स्टैंडर्ड 12 लेवल तक उसको टच नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड 12 में हमने, स्टैंडर्ड 11 में हमने ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा। उसमें एक पार्ट जो है वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, दैट इज गैसियस स्टेट। थोड़ा बहुत एट द एंड सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने इवेपोरेशन डिस्कस किया, वेपर डेंसिटी डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई इसकी डेंसिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या होती है, फिर हमने डिस्कस किया कि उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, वेपर प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की। दैट इज जस्ट एन एंट्री लेवल, ठीक है। और आपने फिजिक्स के अंदर ये थोड़ा बहुत मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के फॉर्म में पढ़ लिया है स्टैंडर्ड 11 में लिक्विड, ठीक है। अब स्टैंडर्ड 12 में हम रिमेनिंग 2 स्टेट्स पढ़ेंगे, और वो रिमेनिंग 2 स्टेट्स में एक है सॉलिड स्टेट, गैसियस हमने पढ़ ली है, तो केमिस्ट्री वाले भी तो बाकी 2 पढ़ाएंगे ना, ठीक है ना। तो एक है लिक्विड स्टेट और एक है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल, इससे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटल है सॉल्यूशंस। वो इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा है कि यहाँ पर हमें क्या स्टडी करना है, लिक्विड स्टेट स्टडी करना है, ठीक है। सो दिस इज अवर गैसियस डन, सॉलिड देन लिक्विड। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चैप्टर है वो मैं आपको बता दूं। हमने स्टैंडर्ड 11 में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। एट द एंड ऑफ चैप्टर, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है वहां पर रेडॉक्स बैलेंसिंग कैसे होता है वो पढ़ाया जाता है। उसकी 2 मेथड होती है, एक हाफ रिएक्शन मेथड होती है, एक ऑक्सीडेशन नंबर या तो इलेक्ट्रॉन आयन मेथड भी जिसे कहते हैं वो होती है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर आकर के कहानी खत्म होती है। वो चैप्टर जहां से खत्म होता है वहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। एक्चुअली जब हम पढ़ते थे तब रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ही चैप्टर हुआ करता था। इस आप समझ सकते हैं कि वो कितना बल्कि चैप्टर होता होगा। रेडॉक्स खत्म हुआ, उसके साथ ही ये चैप्टर है, तो कुल मिलाकर एक ही चैप्टर हुआ करता था जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें रेडॉक्स भी आ गया, स्टोइकोमेट्री भी आ गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। चल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आप बोर्ड लेवल की भी बात करें तो अगर आप सीबीएसई में हैं तो ऑन एन एवरेज 7 से 8 मार्क का इस चैप्टर से कंपलसरी आता ही है। और अगर आप गुजरात बोर्ड में हैं तो गुजरात बोर्ड का पेपर आपको पता है 100 मार्क्स का होता है, तो एवरेज 12 to 14 मार्क्स की आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक ही चैप्टर में से 12 to 14 मार्क्स, टोटल कितने चैप्टर है 16, तो 12 से 14 मार्क्स का इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
का सेकंड पार्ट है। अब आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या इंडिकेट करता है? नाम पर से ही पता चलता है, क्योंकि आप फिजिक्स जानते हैं, इसमें काइनेटिक्स वर्ड आता रहता है, कुछ मोशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। केमिस्ट्री जब मोशन में होगी तो उसके रिलेटेड जो कुछ भी स्टडी होगी उससे हम क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। अब ये क्या चीज है पता है? अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत याद है तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खत्म होते होते हमने पूरे चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स की बहुत ताली बजाई, ये बहुत अच्छा है। रिएक्शन कैसे स्पॉन्टेनियसली होगी वो हमें इन्फॉर्म करता है, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है तो वो कितने एक्सटेंट तक होगी, मानो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकलेगा, उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो रिएक्टेंट की कंपैरिजन में प्रोडक्ट्स कितने गुना ज्यादा मिलेगी, ये सारी चीजें हमें बताती है। लेकिन एंड पर आते ही हम लोगों ने उसके ऊपर एक ट्रिगर कर दिया कि भाई ये बंदा एक चीज नहीं बताता है कि रिएक्शन खत्म कब होगी। रिएक्शन खत्म कब होगी डज नॉट डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि अब यहाँ पर हम थर्ड फ्लोर पर है, अब थर्ड फ्लोर पर से हमें रोड पर जाना है, ग्राउंड फ्लोर पकड़ के चले उसको, ठीक है ना। तो थर्ड फ्लोर से रोड पर जाने के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, या तो यहाँ बाहर जाके सीधा कूद पड़े, दूसरा पूरी स्टेयर्स का यूज करके नीचे जाए, हमारे पास एक लिफ्ट भी है जो चलती नहीं है ठीक है ना, उसका यूज करके जाए, और लिफ्ट और स्टेयर्स का मल्टीपल कॉम्बिनेशन करके नीचे जाए। तो यहां से नीचे पहुंचने के आपको मिनिमम कम से कम 4 ऑप्शन मिलेंगे, सही, मिनिमम ऐसा पकड़ के चले, और सभी ऑप्शन में नीचे पहुंचने में लगने वाला टाइम सेम ही होगा। यहां से डायरेक्ट कूद जाए, या स्टेयर से नीचे उतर जाए, या लिफ्ट से नीचे उतर जाए, या लिफ्ट और स्टेयर का डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके नीचे उतर जाए, ये सारे में नीचे पहुंचने में लगने वाला टाइम क्या होगा? सेम ही होगा या अलग होगा? श्योर। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है कि सही ही होगा। क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ स्टेट फंक्शन से ही लेना देना है, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, खत्म। बीच में क्या होता है ना, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। इट नेवर डील्स विथ पाथ एडॉप्टेड, याद कर, और उससे ही चैप्टर स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट, स्टेट फंक्शन से। सो स्टेट फंक्शन क्या है? जब मैं बोलता था डेफिनेशन आप लोगों को थोड़ा फनी लगता था, मैंने क्या बताया था? स्टेट फंक्शंस आर दोस फंक्शंस विच डिपेंड्स ऑन स्टेट्स एंड स्टेट्स ओनली। तो इसमें सब कुछ आ गया, सिर्फ स्टेट्स पर ही डिपेंड करता है, और ऊपर से नीचे बंदा कैसे पहुंचता है उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन इनफैक्ट बहुत लेना देना होता है, क्योंकि हमें पता है कि पूरी स्टेयर्स उतर के जाएगा तो सबसे लंबा समय लगेगा, और डायरेक्ट कूद जाएगा तो सबसे कम समय लगेगा। तो रिएक्शन चालू तो हो गई, रिएक्शन चालू होने के बाद आपको प्रोडक्ट कब मिलेगी? आपको पता तो है कि प्रोडक्ट बहुत हैंडसम मिलने वाली है, क्योंकि मेरे पास 1 टन कोलसा है, और मुझे किसी ने बता दिया है कि कार्बन ग्रेफाइट या कार्बन जो कोक होता है या कोल होता है, उसको अगर आपने पर मोल सिर्फ 19 किलो जूल एनर्जी अगर दे दी पर मोल, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डायमंड। हेस लॉ में हमने ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है। कितनी? 19 किलो जूल ही देनी है, बहुत ज्यादा नहीं है। इतनी अगर आपने एनर्जी दे दी, वो कितनी होती है पता है? 2 हाथ ले लो, 100 बार जिस ऐसे हो गई 19 किलो जूल। इतनी एनर्जी अगर आपने 12 ग्राम कार्बन को दे दी, क्या हो जाएगा? वो डायमंड हो जाएगा, एंड इट टेक्स जस्ट 10,000 ईयर्स। अब मेरे बैकयार्ड के अंदर मैंने 1 टन कोयला डाल दिया अंदर, खड्डा खोद के। अब मैं इंतजार करता रहूंगा, कभी कोयला डायमंड बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा, डायमंड। कितने जन्म लेने का? मीन्स थर्मोडायनेमिक्स ये तो बताता है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, थर्मोडायनेमिक्स ये भी बताता है कि कितने एक्सटेंट पर होगी, लेकिन खत्म कब होगी इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर कौन कहेगा? केमिकल काइनेटिक्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करते हैं तो इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस जेडब्ल्यू और एडवांस लेवल पर पूछे जाते हैं। अगर आप जेडब्ल्यू मेंस या तो नीट लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डाइल्यूट लेवल के आते हैं। लेकिन कभी कभी जेडब्ल्यू मेंस में भी एकाध, अब आपको पता है कि 2
बार JEE होने वाली है, अब तक 4 हुई थी, अब 2 बार होने वाली है। तो जितने भी सेशंस है कुल मिलाकर मान लो कि 8-8 सेशन हो जाए तो 15-20 पेपर में से एक आध पेपर ऐसा आपको मिल जाएगा जिसमें एकदम स्मार्ट वाला क्वेश्चन वो केमिकल काइनेटिक्स पे पूछ लेते हैं, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री, तो सर के फेस पर जो केमिस्ट्री होती है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन होना, कैटालिस्ट जो रिएक्शन में किस तरह से पार्टिसिपेट करता है वो होना, कोलोइड्स किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारी सिस्टम आपको यहाँ जानने को मिलेगी। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। मोर देन 80% चैप्टर आप ये लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। भाई प्योरिफिकेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, केमिकल रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन क्या है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आप पढ़ के आए। थोड़ा 11-12 लेवल का टच आपको एडिशनल इस चैप्टर के अंदर मिलेगा, अदरवाइज ये काफी इजी चैप्टर माना जाता है। P ब्लॉक ये सबका चहीता चैप्टर बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हम लोगों ने स्टैंडर्ड 11 में कर रखा है, ठीक है। फिर भी अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो आप इसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप, अच्छा स्टैंडर्ड 11 में भी P ब्लॉक एलिमेंट तो था, उसमें ग्रुप नंबर 13-14 था। जो बचे हैं 15, 16, 17, 18 ये सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही चलेगी। D and F ब्लॉक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये चैप्टर अगर आता है तो ही ये चैप्टर आएगा। D and F ब्लॉक क्या होता है, जैसे S P हो गया, ऐसे ही क्या होगा D and F। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं कि S एक अलग चैप्टर है, P 2 अलग चैप्टर है। पार्ट 1 स्टैंडर्ड 11 में है, पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12 में है, और D और F मिलाकर एक ही चैप्टर है। तो इतनी बहुत डिटेल में ये चैप्टर नहीं दिया, सारे एलिमेंट्स को इलेबोरेट करके नहीं पढ़ाया है, सिर्फ 3D सीरीज के एलिमेंट्स को ही पढ़ाया है इसमें, ठीक है। और कुछ हद तक F ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन लेवल दे रखा है। ये चैप्टर की खासियत ये है कि इसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो टू द पॉइंट है, जो NCERT में दी गई है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम है तो, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसका पहले नाम हुआ करता था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, तो एक सिंपल सी चीज याद कर ले। हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इसमें 3 टाइप के सेंटेंस आते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो सेंटेंस या तो कोई भी चीज सीधी तरह समझ में ना आए उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी भी शुरुआत उसी लैंग्वेज से हुई थी, क्यों पता है? इसका रीजन क्या है पता है? रीजन ये है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको अभी से कॉम्प्लेक्स चालू हो जाएगा। कैसे पता है? कि ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर कंपाउंड बनाता है। मेटल इलेक्ट्रॉन, हाँ सही सुना, अब चालू हो गया कॉम्प्लेक्स। मेटल कंपाउंड कैसे बनाता है? इलेक्ट्रॉन लेकर कंपाउंड बनाता है। इसमें क्या होता है, मेटल दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है और कंपाउंड बनते हैं। वो पॉजिटिव आयंस हो गया, नेगेटिव मेटल, वही तो कॉम्प्लेक्स है। मैंने क्या बोला था कि अभी मैं कुछ बोलूंगा ना तो अभी से कॉम्प्लेक्स चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज अ गुड क्यूरियोसिटी कि अब इसमें कुछ बहुत मजेदार होने वाला है। तो मेटल की नॉर्मल टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, रिलीज करके कंपाउंड बनाना। इसमें कंपाउंड कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनते हैं। सो आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो ही कंफ्यूजन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ये कंपाउंड जब स्टडी होने चालू हुए थे तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को भी यही कंफ्यूजन था कि मेटल का नेचर तो देकर कंपाउंड बनाना होता है, ये तो लेकर कंपाउंड बना रहा है। दिस इज नॉट इजी टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड। सो दे गिव देम व्हाट नेम कॉल्ड
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। धीरे धीरे उसकी केमिस्ट्री एक्सप्लोर होती गई, फिर नाम बदल गया, आज की डेट में उसे ऑफकोर्स पूरा नाम तो अभी भी चालू ही है, उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं, लेकिन उसका मॉडर्न नेम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितने चैप्टर हो गए, 9। पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है। कितने चैप्टर हो गए, 7। ऑल आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टैंडर्ड 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने चैप्टर हैं, सिर्फ 2, और वो फाउंडेशन है। अगर वो वीक तो स्टैंडर्ड 12 गया। तो मैं बार बार उसके ऊपर एम्फेसाइज करके आपसे बात करता हूं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों करता हूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 7 चैप्टर है। वो 7 चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें से पहले जो 4 चैप्टर है वो कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और बाकी के जो 3 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला है बायोमोलिक्यूल्स, फिर आता है पॉलीमर कंपाउंड्स, और फिर आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये एकदम नॉर्मल जनरल केमिस्ट्री जैसा ही चैप्टर है, जबकि बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है जो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स पहले था, अब नहीं है हमारे सिलेबस में, केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है। बायो वालों को तो पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड्स है, ये सारे विटामिन है, वो सारे टॉपिक्स हम, बायोमोलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर बायोलॉजी वालों को स्टैंडर्ड 11 में भी है। वहां पर आप फिजियोलॉजिकल एक्शंस वगैरह पढ़ते हैं। अब यहाँ बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में बायोमोलिक्यूल्स के साथ हम उसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट आउट, राइट। तो इन जनरल आपको कुछ पता चल गया होगा कि ओवरऑल सिलेबस क्या है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, और हमारा जो सिलेबस है वो जनरली आज तक मैंने स्टैंडर्ड 12 दिवाली के बाद पढ़ाया नहीं है। सो टिल दिवाली वी विल फिनिश इट ऑफ द सिलेबस, राइट। सो जैसे हमारा, अच्छा एक और चीज, आपके जो स्टैंडर्ड 11 के टाइम पर जो थोड़ा मैसअप हुआ था, क्योंकि एक तो चालू लेट हुआ, फिर ऑनलाइन हुआ, तो उसकी वजह से जो सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर स्कूल एग्जाम्स होती रहती है, तो सिलेबस मिसमैच होता रहा। तो जब भी आपको सिलेबस मिल जाए आने वाली एग्जाम का, तो आप मुझे सिलेबस दे दिया करें, तो फिर मैं डेफिनेटली इस साल आप लोगों को पूरी तरह से हेल्प करूँगा कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, हमारी स्टाइल ये रहेगी कि हम ये 3 दिन जो है अल्टरनेट डेज जो हम मिलने वाले हैं, एंड ऑन दोज डेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस continuous solid state and so on standard 12, and जो other 3 days है उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एंड दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम पूरे साल कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे, क्योंकि आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दैट, वो बहुत वॉलेटाइल भी है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि अगर आप उसके टच में नहीं रहे तो वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो विल बी इन कांस्टेंट टच विद दैट। क्लियर है? चलो, अगर आपको इसमें अगर कुछ अपनी ओर से कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं, जेईई लेवल की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट में से जनरली एक क्वेश्चन, सॉल्यूशन में से एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जेईई की बात करूं, केमिकल काइनेटिक्स में से 1 और 2 क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री में से हो सकता है कि क्वेश्चन कभी ना आए। जनरल प्रिंसिपल्स में से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन आ रहा है। मैं लास्ट नीट की बात करूं तो लास्ट ईयर नीट जो अभी हुई उसमें इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन। अब हालांकि ये चैप्टर है किसका, लोअर स्टैंडर्ड का है। जनरली मेटलर्जी जो हम पढ़ते हैं तो ऑलरेडी हम पढ़ के आए, ठीक है ना, तो इसको इतनी ग्रेविटी ना दे, ऐसा भी हो सकता है कोई भी स्टूडेंट, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, सारे चैप्टर्स हम दबा के पढ़ें। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 1 क्वेश्चन आएगा, अगर आप नीट कर रहे हैं, जेईई कर रहे हैं तो भी आएगा। डीएनएफ ब्लॉक जो है
उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी ना ऐसा भी होगा, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2016 या 17 की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे, मैं नीट की बात कर रहा हूँ, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका टेक्स्ट बुक से कोई लेना देना नहीं, ऐसा हो चुका है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिकल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऐसे चैप्टर है जिसमें से 3 चैप्टर है, उसमें से 2 क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं। अब कौन से कहां से उठाएंगे वो हम नहीं कह सकते। और ऊपर के जो कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है 10, 11, 12 एंड 13, तो ये जो 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर में से कंपलसरी एक क्वेश्चन JEE में होगा। ठीक है, अब मैं जितना बोल गया JEE के लिए, अब नीट के लिए मैं बोलूं तो नीट में जितने में एक बोला हूं उसमें से आप डबल कर ले। क्यों? क्योंकि वो 25 क्वेश्चन है, अब नीट के लिए 50 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि वो 35 + 15 हो गए। क्योंकि 35 आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं और 15 में से कोई भी 10 सॉल्व करने हैं, तो हो गए 50। तो जितने में मैंने एक बोला है उसमें से आप 2 पकड़ के चले, 2 बोला उसमें से 4 पकड़ के चले, ऐसा हो सकता है। ऐसा ही हुआ था आगे जाके प्रीवियसली 2016 का जो पेपर था नीट का पेपर, 2016 में भी 2 बार नीट हुई। 2016 में जब 2 बार नीट हुई थी, उसमें जो फर्स्ट पेपर था नीट का, उसमें केमिकल बॉन्डिंग में से 8 क्वेश्चन थे। केमिकल बॉन्डिंग में से कितने क्वेश्चन थे? 8। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। ठीक है, और मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है पहला, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो ऐसा चैप्टर है जिसमें से आज तक कुल मिलाकर 25 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, कुल मिलाकर। मैं नीट की बात कर रहा हूँ। जब AIPMT हुआ करती थी 78 से, जब ये पूरा धंधा चल रहा है 1978 से अब तक 20-25 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं। लेकिन अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आता है तो समझ लेना कि आपको बहुत कुछ नहीं आएगा। मीन्स यू विल नेवर बी एबल टू कैलकुलेट एनीथिंग। फिर वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी दुखी करेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी दुखी करेगा, थर्मो में भी दुखी करेगा, इक्विलिब्रियम में भी दुखी करेगा। इसमें भी ये जो चैप्टर्स है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, सब में दुखी करेगा। मजे की बात ये है स्टैंडर्ड 12 में कि स्टैंडर्ड 12 में ये पहले जो 4 चैप्टर्स है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये जो 4 चैप्टर है ना, ये चारों चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है। अब सुनना ध्यान से आगे, ये चारों चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना, वो सारे न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला बेस्ड है। और ये प्लस पॉइंट है। क्यों? लॉजिक लगाना ही, फॉर्मूला पता चल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया। जबकि स्टैंडर्ड 11 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल लेवल के जिसमें आपको पहले लॉजिक लगाना पड़ता है कि इसमें अप्लाई क्या करेंगे। जबकि सॉल्यूशन चैप्टर ले लो, उसमें गिनी चुनी 5-6 फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया, खत्म। तो इसमें न्यूमेरिकल्स है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स कैसे है? फॉर्मूला पता चल गई, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स है सिंप्लीफाई कर वो, आंसर आ जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें स्टेप्स के मार्क होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें आप जितना बेटर सिंप्लीफाई करते हो उतने इलेबोरेट करके आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, चलो हम चालू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है वो सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो इनिशियल पार्ट है, एकदम इजी चैप्टर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, गैसियस स्टेट जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, उससे शायद 50% ग्रेविटी का ये चैप्टर है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टैंडर्ड 11 की कंपैरिजन में स्टैंडर्ड 12 की जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो ऑलमोस्ट हाफ है, ऑलमोस्ट हाफ।
तो गैसियस स्टेट हमने जो पढ़ा उसकी कंपैरिजन में काफी इजी है। आपकी इमेजिनेशन जो है वो इनिशियल पार्ट में बहुत अच्छी चाहिए। अगर ये अच्छी है तो फिर ये चैप्टर एकदम ही डाइल्यूट है, अभी ये पकड़ के चले। ठीक है, चलो सारी चीजें हम बहुत आराम से इलेबोरेट करके डिस्कशन करते करते पढ़ेंगे। कुछ चीजें स्टार्टिंग हो रही है तो बहुत ही आपको ये लगेगा कि बहुत ही सिंपल है, आसान है, लेकिन उसमें से भी कभी कभी अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर मुझे टेम्परेचर लेवल पर बतानी है तो मैंने आपको बताया था कि कैसी हो सकती है कि जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ रूम टेम्परेचर से हाई है तो उसे मैं सॉलिड कहूंगा। जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से लो है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, इसका मतलब क्या होगा, ऑलरेडी वो बॉइल हो चुका है, माने क्या है कि वो गैस है। और लिक्विड क्या है बताओ, लिक्विड वो है जो मेल्ट हो चुका है लेकिन बॉइल होना अभी बाकी है। इसका मतलब क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से लोअर है और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई है। कोई सब्सटेंस सॉलिड क्यों है, क्योंकि अभी मेल्ट भी नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उसे गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर है। ऑफ कोर्स मेल्टिंग पॉइंट अगर ऊपर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर ही होगा। कोई सब्सटेंस गैस क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी बॉयल हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर पर वो गैस क्यों है, रूम टेम्परेचर से, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से लो होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से लो होगा ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट भी तो नीचे ही होगा। और कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो वो लिक्विड क्यों है, क्योंकि वो मेल्ट हो चुका है, बॉयल होना अभी बाकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से लो है और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई है। क्लियर है, चलो सॉलिड स्टेट चालू करेंगे। ओके, तो पहले हम एनालाइज करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट क्या है। उसके अंदर हम दो पार्ट ऐड करेंगे। सॉलिड में दो पार्ट होते हैं। ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को अपने अंदर कंस्टिट्यूट करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उसके अंदर कोई ऑर्डर होती नहीं, और अगर होती भी है तो पूरे सॉलिड के अंदर वो एक समान फैली हुई नहीं होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या तो एमोर्फस सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। The different types of substances that we see around us are either solid या तो liquid या तो gases। ठीक है, solids are more common as compared to liquid and gas। अपने आजू बाजू थोड़ी नजर कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एयर तो है ही जो दिखती नहीं है, तो बाकी क्या बचा, एक सॉलिड और लिक्विड। तो हमारे आसपास हमें जो ज्यादा दिखता है वो क्या है, ऑफ कोर्स सॉलिड। The main point in which the solid differs from the liquids and gases is that the gases and liquids are fluid। उनके पास फ्लूइडिटी है, जबकि सॉलिड के पास बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, उनके पास रिजिडिटी। ठीक है, चलो। The reason for fluidity of gases and liquid is due to the fact that their constituent particles are free to move। क्यों, क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है। गैस के अंदर बहुत ही वीक है, उससे ज्यादा किसमें, लिक्विड में है, और सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा है। तो उनके पास एक ही कंपोनेंट होता है और वो कौन सा है, वाइब्रेशनल कंपोनेंट। वो अपनी मीन पोजीशन के आसपास क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। उसके पास रोटेशनल या तो ट्रांसलेशनल नहीं होती है। उसको अगर आप बाहर से थर्मल एनर्जी दोगे
तो उसमें रोटेशनल वाइब्रेशनल ऐड होगी, मॉलिक्यूल्स और द कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल स्लाइड ओवर ईच अदर एंड ड्यू टू दैट सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अगर आप उसको थर्मल एनर्जी देते रहोगे तो उसके कंपोनेंट में इंक्रीज होता रहेगा। दैट इज व्हाट, उनके अंदर वाइब्रेशनल बढ़ती रहेगी, रोटेशनल बढ़ती रहेगी और ट्रांसलेशनल बहुत बढ़ेगी। एंड ड्यू टू दैट रीजन क्या हो जाएंगे, वो रैंडम हर डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, इसे हम गैसीय स्टेट कहते हैं। ठीक है, चल The reason for fluidity of gases and liquids is due to the fact that their constituent particles are free to move about, whereas the rigidity of solid is due to the fact that their constituent particles have fixed the position and can oscillate, सिर्फ oscillate करें about their mean position. Further, because of the rigidity possessed by the solids, अब उनके पास rigidity है, atoms, molecules, ion कहीं इधर उधर घूम नहीं सकते। एंड ड्यू टू दैट क्या होता है, उनके पास फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब लिक्विड के पास जाओगे तो क्या होगा, उनके पास थोड़ी बहुत रोटेशनल और ट्रांसलेशनल आ चुकी है, तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होगा, लेकिन अभी भी उसका फिक्स वॉल्यूम होगा। जबकि गैसीय स्टेट में क्या है, कुछ भी नहीं है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। A solid is defined as that form of matter which possesses rigidity and hence possesses a definite shape and definite volume. अब solid के बारे में इतना पता चलने के बाद हमारे सामने कुछ questions है to be answered. तो ये जो questions पूछ रहे हैं ना, ये सारे question के आंसर हमें इस चैप्टर से मिलेंगे। First, why do some substances exist as solid? पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि भाई सॉलिड स्टेट है तो सब्सटेंस सॉलिड होते क्यों है। तो इसका रीजन ऑलरेडी हम लोगों ने आंसर ऑलरेडी हम लोगों ने बोल दिया कि कुछ एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स या तो आयंस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को हिलने भी नहीं देते, और उसी स्टेट को तो क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। फिर नया क्वेश्चन, What are the general characteristics of solids? जैसे कि फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, ऐसे भी और आएंगे, आगे देखेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन, हाउ कैन सॉलिड बी क्लासिफाइड इनटू एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड? किससे क्रिस्टलाइन कहेंगे, किससे सॉलिड, सॉरी एमॉर्फस या तो नॉन क्रिस्टलाइन कहेंगे। How can crystalline solid be further classified into different types on the basis of nature of attractive force holding between the constituent particles? आपको पता है कि कुछ substances कैसे है, solid है तो कुछ ionic compounds है, कुछ कोवेलेंट है, कुछ मॉलिक्यूलर है, कुछ मेटालिक है, तो उसके चार मेजर क्लास है, तो किसको क्या कहेंगे वो क्रिस्टलाइन का क्वेश्चन है। हाउ डिफरेंट सॉलिड्स आर पुट टू डिफरेंट यूजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। सब्सटेंसेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसका यूज किस तरह से करना है। मान लो कि मेरे पास मेटल है, तो मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो कंडक्टर है, तो उसका यूज किस तरह से करेंगे। लेकिन मेरे पास ऐसा है, मान लो कि ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी है कि वो कंडक्टर है, तो उसका यूज मैं इलेक्ट्रोड के फॉर्म में कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायमंड का नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डायमंड कंडक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है, लेकिन उसके पास कुछ और प्रॉपर्टी है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो उसका यूज किसके लिए कर सकते हैं, कटिंग एंड ड्रिलिंग मटेरियल बनाने के लिए कर सकते हैं। एंड इटसेल्फ डायमंड इज अ प्रेशियस स्टोन, तो उसका ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में, ज्वेलरी बनाने में भी यूज कर सकते हैं। How does the correlation between the structure and property of the solids help in the discovery of new solid materials with desired electrical and magnetic property or biodegradable polymer property, packaging material, biocompliant solids और surgical implants? तो ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का सब्सटेंस है, उस प्रॉपर्टी के सब्सटेंस के हिसाब से अगर हम कोई सिमिलर प्रॉपर्टी वाला कोई नया सब्सटेंस ढूंढे जिसका कहां पर यूज कर सकते हो, वो अभी आपने देखा। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर है, अगर रिजिडिटी है, तो इसका यूज आप कहां पर कर सकते हैं। कंडक्टिविटी है तो कहां पर कर सकते हैं, इंसुलेशन है तो कहां पर कर सकते हैं,
क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई, मान लो कि बोन टूट गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके, कोई ना कोई रिलेटिव को पता, आपके बारे में आपको नोन होगा कि उसकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्लेट रखी होगी या बॉल रखा होगा या आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स अंदर ऑर्गन डाल दिया होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ से, सॉलिड की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करके बनाई जाती है। ऐसे बायो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी बनाए जाते हैं, जो आपको पता है आज की डेट में पॉलीमर्स आर बोन एज वेल एज कर्स, क्योंकि तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के ऊपर बहुत रिसर्चेस हो रहे हैं। क्या हो, 1, 2, 5 साल के अंदर, या तो कुछ तो ऐसे होते हैं 2-3 महीने के अंदर ही क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। वैसे अदरवाइज ये प्लास्टिक अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको डिग्रेड होने में कई हजार साल लग जाते हैं, ठीक है। How are the properties of solids modified due to the structural changes due to the addition of impurity in small amount? सब्सटेंस के अंदर अगर आपने कोई बाहर से इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो वो इम्प्योरिटी अंदर जाकर के सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में क्या चेंज करेगी? That also we have to study. दूसरी बात, सब्सटेंस के अंदर अगर इम्परफेक्शन क्रिएट हो जाए, सब्सटेंस के क्या क्रिएट हो जाए, इम्परफेक्शन क्रिएट हो जाए, तो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा, वो भी हमें पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में होता क्या है कि each Na+ remains surrounded by say 6 Cl-, मैं आपको बताया आगे आपने, each Cl- remains surrounded by 6 Na+। तो अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो उसमें बहुत सारे आयंस हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल अगर अंदर बहुत सारे आयंस है तो वो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चाहिए, वो कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आयंस तो है लेकिन फ्री नहीं है। आयंस कब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे? जब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। तो आपने मान लो कि सोडियम की बात करोगे, मान लो कि मैं सोडियम हूं और ये क्या है, ये प्लस चार्ज है। तो अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मैं प्लस चार्ज को लेकर आया ना, तो आई हैव कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उसके लिए मेरा क्या होना जरूरी है? मूव होना जरूरी है। इसके लिए मेरा मूव होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ऐसे ही पकड़ा दिया जाए कि तू बैठा रहे चुपचाप, तेरे को बिल्कुल हिलना नहीं है, तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव चार्ज बट आई एम नॉट एबल टू मूव, सो आई विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। थिंक ऑफ इट। Got the message? NaCl stores current? No, it is not stored. उसके पास इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं, उसके पास आयंस है। आयंस है तो चार्ज है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देकर के आप उसे स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर करना एक अलग स्टोरी है, अलग कहानी है। उसे आप बैटरी कहेंगे, उसे आप स्टोरेज सेल कहेंगे। उसके पास चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है। तुम जिसे स्टोर करने की बात कर रहे हो ना, यू कैन स्टोर व्हाट, यू कैन स्टोर एनर्जी। उसके पास चार्ज तो ऑलरेडी है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया कि सोडियम क्लोराइड। लेकिन अब उसको मेल्ट कर दो तो क्या होगा? तो NaCl मेल्ट बोल रहा हूं, NaCl सॉलिड में से क्या हो जाएगा, वो NaCl लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो सारे आयंस फ्री है, तो Na+ भाग नहीं सकता है, भागने लगेगा, दौड़ने लगेगा, Cl- भी दौड़ने लगेगा। तो नाउ आयंस आर फ्री टू रन, फ्री टू मूव, नाउ दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और अगर उससे भी बेटर करना है तो क्या करेंगे पता है? उसको पानी में डाल के डिसॉल्व कर लो, तो आयंस बहुत फ्री हो जाएंगे, और बहुत फ्री होंगे तो और अच्छे से कंडक्शन करेंगे। अब देखो, NaCl तो NaCl है, लेकिन उसकी कंडीशन अगर आपने बदल दी, NaCl सॉलिड में वो कंडक्ट नहीं कर पाता, NaCl लिक्विड में वो करेगा, NaCl एक्वियस में वो अच्छे से करेगा, और भी अच्छे से करेगा। लेकिन जब इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि NaCl को हम ये बोलते हैं कि वो इंसुलेटर है, वो भी कंप्लीटली इंसुलेटर नहीं है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि उसमें से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन तो है, लेकिन बंधे हुए हैं, दौड़ नहीं सकते। लेकिन मैं क्या बताया, इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा कि ये भी पूरी तरह इंसुलेटर नहीं है।
गॉट इलेक्ट्रिसिटी तो वो भी कंडक्ट कर देता है। और यहाँ पर आपको बोर्ड पर जो टॉपिक दिख रहा है वो टॉपिक क्या है कि अंदर कोई बाहर का मटेरियल ऐड कर दिया, माने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो उस सॉलिड की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाने हैं, तो गोल्ड एक बहुत ही प्रेशियस मेटल है और आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर है फॉर व्हाट, फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। लेकिन अगर आपने प्योर गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनाए तो वो कॉन्स्टेंटली डी-शेप होते रहेंगे, टूट भी सकते हैं। तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए अंदर कॉपर या तो सिल्वर मिलाया जाता है, जनरली कॉपर। अब तो बहुत सारी मेटल्स अवेलेबल है मिलाने के लिए। तो कॉपर और गोल्ड की एलॉय बना करके उसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अलोन गोल्ड क्या बनता है, सॉफ्ट होता है, तो डी-शेप होता रहेगा। तो उसके अंदर कॉपर डाल दिया तो कॉपर क्या है अंदर, एक्चुअली सपोर्ट हो रहा है, लेकिन हम उसे कहेंगे क्या, वो इंप्योरिटी है। तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई। तो किस तरह से इंप्योरिटी ऐड करके हम सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को हमारी हेल्प के लिए मॉडिफाई कर सके। अब मान लो कि कॉपर ऐड तो कर दिया, फायदा क्या, स्ट्रेंथ मिल सकती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा एक काम कर सकते हैं, अगर अंदर चारकोल ऐड करेंगे तो भी तो स्ट्रेंथनिंग तो होगी। तो मतलब क्या है, लेकिन तुम ऐड कर रहे हो लेकिन उसका कोई फायदा है, तो उसकी जो ब्यूटी वैल्यू है ना, वो ब्यूटी वैल्यू को वो डिक्रीज करेगा, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यही चारकोल अगर आपने, यही कार्बन अगर आपने स्टील के अंदर ऐड किया तो वो उसकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ाता है। आपको पता है कि डिफरेंट तरह के स्टील्स आते हैं, और स्टील्स की ग्रेड जो होती है ना, स्टील्स की ग्रेड डिटरमाइन कौन करता है कि अंदर कितना कार्बन है। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना वो ज्यादा हार्ड होगा। तो स्टील को हार्ड करने के लिए आप कार्बन यूज कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Why do some substance exist as solids? तो पहले तो हम ये जान लें कि किसी भी सब्सटेंस का किसी भी स्टेट में होने के लिए दो ऑपोजिंग फैक्टर्स काम करते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी, और वो दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप समझिए कि वो एक टाइप का बॉन्डिंग ही है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, एनर्जी दोगे तो बॉन्ड टूटेगा। तो सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सॉलिड है तो टेम्परेचर डाउन है। जैसे कि हम तीन चीज पकड़ के चले, आइस, लिक्विड वाटर और स्टीम। तीनों सब्सटेंस तो H2O ही है। एक H2O सॉलिड है, एक H2O लिक्विड है, एक H2O गैस है। अगर H2O सॉलिड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल भी है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। लेकिन टेम्परेचर 0 या तो उससे कम है। लेकिन अगर मैं स्टीम की बात करूं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है। क्यों? क्योंकि वो गैसियस स्टेट है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर बिखरे पड़े हैं, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 100 और बियॉन्ड दैट। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है, लेकिन गैस से बहुत ज्यादा है। सेम वे उसका टेम्परेचर सॉलिड से ज्यादा है, लेकिन गैस से कम है। तो डिसाइड कौन करता है? डिसाइड ये दो अपोजिंग फैक्टर डिसाइड करते हैं कि टेम्परेचर क्या है, माने थर्मल एनर्जी क्या है, और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। चलो, whether a substance will exist as a solid or a liquid or a gas, it will be determined on the basis of net effect of these two, and that is what? Intermolecular forces. These are the forces existing among the constituent particles which try to keep the particles as close as possible, while thermal energy is the factor which try to keep these particles as far apart as possible. Right? Chalo. At low temperature, the thermal energy
energy is quite low, but intermolecular forces of attraction are so strong the particles are brought very close together. As a result, the constituent particles occupy fixed position and are unable to move except they can oscillate about their mean position, and that gives a substance a solid state. Okay? General characteristics of solid state. The constituent particles are very closely packed, so intermolecular distance, intermolecular attraction strong, so they come very close, and hence distance is what? Minimum. Right? Next, constituent particles occupy fixed position and only can oscillate about their mean position. Because of these some important properties, first thing, they are rigid, they have definite shape and definite volume, and they become incompressible. एक बेंच पर ऑलरेडी 4 बच्चे बैठे हैं, तो उसके अंदर 5वां बच्चा भी घुसाना है, पॉसिबल नहीं है. अगर एक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं, उसके ऊपर एक बच्चा और बिठाना है, तो पॉसिबल है. वो लिक्विड स्टेट है. और एक बेंच पर अगर 1 या 2 ही बच्चे बैठे हैं, तो वो गैसीय स्टेट है. ऑलरेडी 4 बैठे हैं, तो सॉलिड हो गई. वो सिर्फ मीन पोजीशन के आसपास हिल सकते हैं. ठीक है. अगर 3 है तो भी सॉलिड से थोड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी वो बहुत रैंडम मूवमेंट नहीं कर सकते. लेकिन एक ही है तो डेफिनेटली हो सकती है. ठीक है. क्लासिफिकेशन इनटू क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर परफेक्टली ऑर्डरली अरेंज्ड. एंट्रोपी इज नेग्लिजिबल. अगर मैं नॉन क्रिस्टलाइन या तो एमॉर्फस की बात करूं, तो उसमें एटम्स, कंस्टिट्यूएंट एटम्स, आयंस कुछ भी है, तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स परफेक्टली ऑर्डरली अरेंज नहीं होते हैं. और अगर होते भी है तो कुछ रेंज तक होंगे, उसके बाद फिर से वो क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर हो जाएंगे. ठीक है. तो उससे हम क्या कहेंगे, एमॉर्फस या तो नॉन क्रिस्टलाइन कहेंगे. लेट्स सी. All solid elements, metals, non-metals, compounds exist in this form. And amorphous solid में क्या होता है, रबर, ग्लास, फ्यूज्ड सिलिका, प्लास्टिक, पॉलीमर of high molecular mass, ये सारे क्या है, वो सारे amorphous. मान लो कि ये ग्लास है, या तो हमारे पास, आपने लोगों ने जब कार का एक्सीडेंट देखा हो, तो आपको पता होगा कि उनका जो विंडशील्ड का ग्लास होता है, वो जब वो टूटा हुआ पड़ा होता है ना, तो आपको उसके मस्त फाइन क्रिस्टल्स दिखेंगे. देखा है कभी आपने? तो सबको आर्ग्यूमेंट लगी कि सर ग्लास तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ना, लेकिन ग्लास यहाँ नहीं होता है, यहाँ. आपको जो दिख रहा है ना क्रिस्टल जैसा, वो टूटे हुए ग्लास के पार्टिकल्स का शेप है, जो आपको क्रिस्टल जैसा दिखता है. लेकिन हमें वो नहीं देखना है. हमें क्या देखना है, उसके अंदर जो एटम्स या तो आयंस है ना, उसकी जो अरेंजमेंट होती है ना, वो रेगुलर नहीं होती है. पहले तो ये डाउट क्लियर हो गया सब लोगों का. जो एक्सीडेंट होकर के टूटा हुआ पड़ा होता है, वो जो पार्टिकल्स है ना, उसकी साइज शेप कैसी दिखती है आपको, वो एकदम मस्त क्रिस्टल जैसे दिखती है. लेकिन वो क्रिस्टलाइन नहीं है. उसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो क्या है, वो डिसऑर्डर्ड है. ठीक है. अच्छा, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखेंगे इनके बीच में. अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसी से तो एक्चुअली डेफिनेशन होती है. ठीक है. अच्छा, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बी आइटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन ऑल द 3 डायमेंशन. किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस विल ऑलवेज बी यूनिफॉर्म. कोई वहां पर आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा. The order is so regular that the knowing the arrangement of one side, एक जगह की अरेंजमेंट आपने देख ली, पूरे क्रिस्टल में आपको ऐसे ही मिलेगी. मान लो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल आपने एक कोने में स्टडी किया, आपको दिख रहा है कि एक Na+ के आसपास 6 क्लोराइड ऑक्टाहेड्रली है, और क्लोराइड के आसपास 6 Na+ ऑक्टाहेड्रली है. कहीं पर भी देख लो ऐसा ही होगा. दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन. ठीक है.
In fact, the crystalline solid consists of a large number of small crystals, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम यूनिट सेल कहेंगे आगे जाके। पूरा क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस होता है ना, उसमें क्या होता है पता है, छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल्स है, ऐसा समझ के चलो। उसका रिपीटिशन करने पर वो पूरा बिल्ड होता है। मान लो कि आपके पास एक बड़ी सी दीवार है, दीवार बनती कैसे है, अंदर जो ब्रिक्स होती है ना, ब्रिक्स को अगर आप 3 डायमेंशन में अरेंज करते आगे बढ़ जाओ तो आपको क्या मिल जाएगी, दीवार मिल जाएगी। तो ब्रिक क्या है पता है, ब्रिक इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वॉल। मैं 2 सेंटेंस बोलूंगा, ध्यान से समझना। ब्रिक इज अ स्मॉल साइज वॉल और वॉल इज अ बिग साइज ब्रिक। तो अगर आपने ब्रिक समझ लिया तो वॉल समझ में आ जाएगी। तो हम पूरी वॉल नहीं समझेंगे, हम किसके बारे में समझेंगे, ब्रिक के बारे में समझेंगे। एंड दैट ब्रिक इज कंसिडर्ड एज व्हाट, यू नो, ब्रिक इज कंसिडर्ड एज अ यूनिट सेल ऑफ वॉल। बायोलॉजी में भी आप पढ़ते क्या है, पूरी सिस्टम आप बाद में पढ़ते हैं, पहले आप सेल पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो वैसी ही चीज है। In fact, the crystalline solid consists of a large number of small crystals of each of which has the same regular pattern or arrangement of the particles. These arrangement repeats itself periodically over the entire solid substance, and that is known as unit cell. Okay. For example, the structure of crystalline quartz and that of quartz glass are given in the figure. હવે જોશો તમે એટલે તમને તરત ખ્યાલ આવી જશે કે મેસેજ શું છે। इसको देखे, इसको देखे। I take a pause. एक में आपको परफेक्ट रेगुलरिटी दिखेगी अरेंजमेंट, जबकि दूसरा जो है उसमें आपको अरेंजमेंट तो दिखेगी लेकिन वो बिखरी हुई नजर आएगी। अब देख लो, इसको ध्यान से देखो। ये जो हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन के पीछे हेक्सागोन के पीछे हेक्सागोन के पीछे हेक्सागोन ऐसे ही चलता है, चेक करो, कोई डिसऑर्डर नहीं। जबकि इसको ध्यान से देखो, इसमें ये जो पार्ट है ये देखो, एक ये ऐसा बना हुआ है, फिर एक ये देखो ये कुछ ऐसा बना हुआ है। इसमें ये जो मैंने बनाया है ना, ये क्लोज सर्कल जैसा, उसमें कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो देखो, और इसमें कितने हैं वो देखो। फिर अगर ये बनता है तो इसमें कितने हैं, ये बनता है तो इसमें कितने हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम है ना तो भी उसकी अरेंजमेंट बिखरी है, जबकि इसमें देखो परफेक्टली अलाइंड है। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ डिसऑर्डर। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्रिस्टलाइन कहेंगे। और उसमें क्या है, उसमें रैंडमनेस, अगर थोड़ी बहुत रिपीटेशन भी नजर आती है ना, उसके बाद क्या होता है, फिर वो अपनी लाइन पर आ जाता है, बिखर जाता है, ठीक है ना। जैसे सभी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्लास में टीचर आते हैं तो स्टूडेंट्स पढ़ना चालू कर देते हैं, फिर अगर क्लास से बाहर जाए सर तो फिर बिखर जाते हैं, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया सब लोगों को। ये क्या है, क्रिस्टलाइन है, ये एमोर्फस है या तो नॉन क्रिस्टलाइन। ये किसका एग्जांपल है, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज, वो भी क्वार्ट्ज है लेकिन वो क्वार्ट्ज किस फॉर्म का, ग्लास फॉर्म। Although both the structures look to be identical, there is no long range order in structure भी। बहुत ध्यान से सुनना, long range order, आपको थोड़ी बहुत डिसिप्लिन दिखेगी लेकिन पूरे क्रिस्टल में फैली नहीं दिखेगी। तो क्या होगा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में ओवरऑल फुल रेंज डिसिप्लिन, और नॉन क्रिस्टलाइन में या तो लैक ऑफ डिसिप्लिन, और अगर डिसिप्लिन है, अगर ऑर्डर है तो भी वो लॉन्ग रेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो, for these reasons, whereas crystalline solids have definite geometrical shapes, amorphous solids have irregular shape. Thus, crystalline amorphous solids can be defined as a solid is said to be crystalline if its various constituent particles, maybe atoms, molecules, or ions, are arranged in a definite geometric pattern in 3-dimensional space, so that there is short range as well as long range order of constituent particles. थोड़ा देखोगे तो भी डिसिप्लिन दिखेगी, पूरा क्रिस्टल देखोगे तो भी आपको डिसिप्लिन दिखेगी। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट, ऑन द अदर हैंड, अ सॉलिड
solid is said to be amorphous if there is no regular arrangement of its constituent particle, और at the most अगर constituent particle में कुछ arrangement है भी सही तो भी वो long range तक नहीं हो। ठीक है, चलो अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डायग्राम है उसके अंदर देख ले। मान लो कि अगर आपने इसको काटने की कोशिश की, कोई क्रिस्टल है, मान लो कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो उसमें क्या होता है, ईच Na+ के आसपास 6 क्लोराइड, ईच क्लोराइड के आसपास 6 Na+, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास एक सोडियम क्लोराइड का क्यूब है, थोड़ा बड़ा सा विजुअलाइज करो, और आपके पास एक बहुत पावरफुल नाइफ है, तो आप उसको ऊपर से काट रहे हो। तो अगर आप काट रहे हो ऊपर से, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी नाइफ की जो एज है ना, वो सीधी कोई आयन के ऊपर ही आकर के गिरे, तो वो कटेगा ही नहीं। तो आप थोड़ा साइड पर ले लो, जहां पर क्या होगा, दो आयन के बीच में जगह होगी, वहां पर अगर आपकी नाइफ आ गई, अब उसे काटोगे तो क्या होगा पता है, नाइफ अंदर घुसेगी। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ नहीं है दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये Na+ और ये Cl- है, ठीक है। अगर मैंने नाइफ यहाँ डाल दी तो क्या होगा, तो नीचे उतरेगा नहीं। मैंने नाइफ यहाँ डाल दी तो क्या होगा, तो ये Na+ है, Cl- पर नाइफ आ गई तो क्या होगा, नाइफ नीचे नहीं उतरेगी। लेकिन ये दोनों के बीच में अगर मैंने नाइफ डाली तो क्या होगा, तो नीचे जाएगी ना नाइफ। अगर नीचे गई ना तो नीचे तक नीचे जाएगी। सेंटेंस थोड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ Na+ है, यहाँ Cl- है, तो यहाँ Cl- Na+, Na+, Cl- है, इसके बीच में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टलाइन है। लेकिन अगर वो एमरफस है तो क्या होगा पता है, ये अब मैं NaCl नहीं बोलूंगा क्योंकि NaCl एमरफस नहीं है। यहाँ एक बंदा होगा, यहाँ एक बंदा होगा, इसके ऊपर मैंने नाइफ डाला तो नहीं जाएगा, इसके अंदर नाइफ डाला तो नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में डाला तो जाएगा नहीं, जाएगा क्योंकि यहाँ तो जगह है, लेकिन इसके नीचे कोई ऐसा घुस जाए नहीं। सुनो, यहाँ तो घुस गई नाइफ, अब हो सकता है कि इसके नीचे भी ऐसा ही हो। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रेंज तो है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोला। लेकिन इसके नीचे कोई ऐसे घुस जाएगा, तो नाइफ यहां तक तो घुस गई, अब यहां नीचे जाने के लिए जगह नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, ये नाइफ ऐसी है ना, मुझको ऐसी थोड़ी अंदर ऐसे लेनी। हाँ, अब जगह है, तो अब नीचे जाओ, तो फिर थोड़ी शॉर्ट रेंज मिल जाए तो थोड़ा उतर जाएगा, फिर तकलीफ हुई तो फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, तो ऐसे नहीं कटेगा, वो ऐसे कटेगा। तो ये जो होता है ना, इसको क्लीवेज कहते हैं, और ये जो होता है ना, उसको ब्रेकेज कहते हैं। तो अगर क्रिस्टलाइन है तो क्या होगा, पहले तो ये देख लो कि नाइफ अंदर जाना चाहिए। ये हाइपोथेटिकल है स्टोरी, अब घर जाकर के नमक लेके ऐसा कुछ ना करें। आई बात समझ में? तो वो क्या देगा, क्लीन क्लीवेज देगा, जबकि अगर एमरफस है उसमें से क्लीन क्लीवेज नहीं मिलेगी, आपको रफ ब्रेकेज मिलेगी। मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेल्टिंग पॉइंट एक पॉइंट होता है, देखो कितना फनी सेंटेंस। सेकेंड, पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट बना, इसका मतलब होता है कि एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होगा। क्यों? समझाता हूं। NaCl फिर से, each Na+ remains surrounded by 6 Cl-, each Cl- remains surrounded by 6 Na+। ऐसा कहाँ होगा, तो कि पूरे क्रिस्टल में होगा। इसका मतलब क्या पता है, ओवर द एंटायर क्रिस्टल एक ही टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है। सोचता, एक ही टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स माने हर Na+ की डिमांड 6 क्लोराइड का अट्रैक्शन है, और हर क्लोराइड की डिमांड 6 Na+ का अट्रैक्शन है। सोच लो, कोई और टाइप का अट्रैक्शन ही नहीं अंदर।
तो अगर आपके पास मान लो कि सॉलिड सोडियम क्लोराइड है, उसको आप गर्म करोगे, आप उसको थर्मल एनर्जी दोगे, वो मेल्ट कब होगा पता है? इन सबको बांधे रखी हुई जो एनर्जी है, उस एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी अगर मैंने बाहर से डाल दी ना, तो ये मेल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड में बाहर से लेकर जो एनर्जी दे रहा हूं ना, थर्मल एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी से वो एट्रैक्टिव फोर्स के बॉन्ड टूट जाएंगे। सही? लेकिन अगर ये एमोर्फस है, तो पहले तो ये समझ लो कि अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। मान लो कि कोई AB नाम का सब्सटेंस है, AB, तो उसमें एक A के पास कहीं 6 B होंगे, थोड़े दूर जाओ तो उस A के पास 7 B होंगे, थोड़े इधर जाओ तो 4 होंगे, थोड़े इधर जाओ तो फिर से 6 होंगे, फिर 5 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर 3-4 टाइप के एट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। 3-4 टाइप के एट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक की एनर्जी वैल्यू कुछ होगी, दूसरे की उससे थोड़ी ज्यादा होगी, उससे थोड़ी ज्यादा, उससे थोड़ी ज्यादा, ऐसे 4 टाइप की एनर्जी लेवल होगी। अगर आप उसे गर्म करोगे ना, तो क्या होगा पता है? जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो एनर्जी लेवल पहले आएगा, और वो आते ही वो सारे एट्रैक्टिव फोर्स टूट जाएंगे। तो क्या होगा पता है? उस एट्रैक्टिव फोर्स में बंधे हुए पार्टिकल्स मेल्ट होकर के बिखरने लगेंगे। लेकिन अभी भी 3 मोर एट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी इक्विवेलेंट थर्मल एनर्जी हमने दी ही नहीं है। अभी क्या करना पड़ेगा बताओ? अभी थोड़ा और गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो एनर्जी लेवल पर पहुंचेगा। तो वहां से कहां गए? ऊपर गए, तब जाके वो टूटेगा। लेकिन अभी भी 2 और है, उसके लिए थोड़ा और जाना पड़ेगा, तब जाके वो टूटेगा। लेकिन अभी भी एक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी और तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो टूटेगा। बात समझ में आ रही है? अब सुनना, इसे पॉइंट नहीं कहते, इसे रेंज कहते हैं। अब आया समझ में? इट साउंडेड फनी इनिशियली कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, उसके टेम्परेचर की, मेल्टिंग की टेम्परेचर की रेंज होती है। एंड देन सेम इज एप्लीकेबल, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स बताऊं कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं ना, उसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की एक फिक्स वैल्यू होगी। एक पर्टिकुलर थर्मल एनर्जी अगर आपने बाहर से दे दी, पूरा सोडियम क्लोराइड मेल्टेड। लेकिन अभी हमने जो हाइपोथेटिकली ए बी लिया, उसका क्या करना पड़ेगा? उसको आप 100 कैलोरी दो, फिर 102 दो, फिर 105 दो, फिर 107। 100 से 107 तक में वो मेल्ट होगा, तो उसकी हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स नहीं होगी, वो भी रेंज में होगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, तो अगर हमने पहले अगर एमोर्फस सब्सटेंस को मेल्ट किया, तो सबसे पहले लीस्ट एनर्जी वाला मेल्ट होगा, एंड देन हम जब सेकंड सब्सटेंस हीट करें तो वो सेकंड सब्सटेंस वही है, पहले तो ये समझो। हाँ, तो वो जो लिक्विड हुआ वो फिर एवापोरेट होकर गैस नहीं बन जाएगा? जरूरी नहीं है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट, सी पहले तो ये समझ लो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 है पहले पार्ट का, तो दूसरे का 500 नहीं होगा। ये 50 होगा तो ये 51 के बीच में कहीं होगा, कोई 50 होगा तो कोई 50.2 होगा, कोई 50.3 होगा। तो एमोर्फस सब्सटेंस जो मेल्ट होते हैं ना, वो मेल्टिंग रेंज जो होती है ना, वो 2-3 डिग्री की ही होती है, लेकिन फिर भी वो रेंज होती है। लेकिन अगर वो क्रिस्टलाइन है ना, तो क्रिस्टलाइन 50 पर मेल्ट होगा, तो वो 50 पर पूरा मेल्ट होगा। और एक बात आपको ये मैं बता दूं, आपको इनडायरेक्टली समझ लेनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, आपको चेक करना है कि वो क्रिस्टलाइन है या तो वो प्योर है, ये चेक करना है, उसको मेल्ट कर लो। अगर वो पूरा सॉलिड सब्सटेंस एक साथ मेल्ट हो गया, तो वो प्योर है, क्रिस्टलाइन है।
लेकिन वो पार्ट्स में धीरे धीरे मेल्ट हुआ तो बाकी आप खुद समझ रहे हैं। तो जितना पढ़ाया जाता है ना उसे सिर्फ फिजिकली नहीं पढ़ना है, हालांकि है फिजिकल केमिस्ट्री उसमें से हमें अपना भी कुछ एक्सट्रैक्ट निकालना होता है, ठीक है ना। चलो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी क्या है? आइस एमॉर्फस नहीं, 100% क्रिस्टलाइन है, तो धीरे धीरे मेल्ट होता लेकिन तुम धीरे धीरे थर्मल एनर्जी देती भी हो ना। पहली तो बात है कि हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट हम घर में जो आइस मेल्ट होता है ना वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपने एट अ पॉइंट अगर आपने 1440 कैलोरी एनर्जी दे दी तो एट वंस मेल्ट होगा। आप उसको एनर्जी कैसे दे रही है, पहले 2 दे रही है, फिर 5 दे रही है, फिर 7 दे रही है, उसी तरह वो मेल्ट होगी ना। तो जब जिस पार्ट को अगर 1440 कैलोरी इक्विवेलेंट मिल गई उतना पार्ट मेल्ट होगा, अंदर के पार्ट को नहीं मिली है तो जब उसको मिलेगी तब वो मेल्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? Isotropy and anisotropy. In case of amorphous substances, properties like electrical conductivity है, magnetism है, electric charge है, वो पूरे substance में equal spread होती है, like gases and liquid. जैसे लिक्विड के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो पूरी सिस्टम में इक्वली स्प्रेड होगा। गैसेस के अंदर की अगर पॉजिटिव चार्ज, जैसे स्मेल है तो अगर इस रूम में कहीं स्मेल है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ अमोनिया है तो ऐसा नहीं है कि यहीं पर स्मेल होगी वहां नहीं होगी, वो हर जगह पर होगी। गेटिंग? तो इसे क्या कहते हैं? इसे इक्वल स्प्रेड जो होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपांशन है, आर आइडेंटिकल इन ऑल द डायरेक्शन जस्ट एज इज केस इन गैसेस एज वेल एज लिक्विड। उसे क्या कहते हैं? इसे आइसोट्रोपिक कहते हैं। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वो डिफरेंट हो जाए तो उसे एनाइसोट्रोपी कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड अबव, कौन कौन सी? ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपांशन, हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपी एंड द सब्सटेंस बिहेविंग और हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंस। तो क्या ध्यान रखना है? क्रिस्टलाइन जो होता है वो एनाइसोट्रोपिक होता है और एमरफस जो है वो आइसोट्रोपिक होता है। Thus, whereas amorphous substances are isotropic in nature, क्योंकि वो बिहेव किस तरह से करते हैं? बिहेव करते हैं लिक्विड या तो गैस की तरह। जबकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होता है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं एनाइसोट्रोपिक, क्योंकि हर डायरेक्शन में जैसे जैसे आप बढ़ोगे उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। The anisotropy exhibited by crystalline substance is obviously due to the fact that in making measurements in different direction, different types of particles fall on the way. जैसे यहाँ डायग्राम आएगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इसको देखिए, मान लो कि ये जो है वो डार्क ब्लैक जो है वो सोडियम है और ये जो होलो व्हाइट जो है वो क्लोरीन है, ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे ना तो आपको सारे सोडियम मिलेंगे, माने पॉजिटिव 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 मिलेंगे। लेकिन आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा? तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे। सो इफ यू चेंज द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन अ वे मींस ऑन अ पाथ आर डिफरेंट। लेकिन एमरफस सब्सटेंसेस क्या है? ऐसे घुल मिल गए होंगे उसके अंदर पार्टिकल के हर डायरेक्शन में आप जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपको यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्लीवेज विथ नाइफ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चलो, कंपैरिजन ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड्स अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सारे पॉइंट्स आपके सामने क्विकली आ जाएंगे। The constituent particles of crystalline solids are arranged in a regular fashion containing short as well as long rings, while the constituent particles of amorphous solids are not arranged in a regular fashion. कोई रेगुलर फैशन नहीं होती और अगर होती भी है
तो वो लॉन्ग रेंज नहीं होते, वो शॉर्ट रेंज होंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, जबकि एमरफस के पास रेगुलर शेप नहीं होता, ये रेगुलर शेप। The crystalline solid has sharp melting point. They melt over a range of temperature. Crystalline solids are anisotropic, while the amorphous solids are isotropic. The crystalline solids have definite heat of fusion. जैसे मैंने बताया कि उनकी heat of fusion भी क्या होती है, fixed value होती है, जबकि amorphous के लिए क्या होती है, वो range होती है। The crystalline solids undergo clean cleavage. The amorphous solids undergo irregular cut. The crystalline solids are true solids, very important word. While the amorphous solids are pseudo solids, या तो उसे कहते हैं super cooled liquids. अगर आप ओल्ड सिटी में कभी ट्रैवल करें अपने कोई रिलेटिव के वहां, तो आपको पता है ओल्ड सिटी में आपको 100 साल पुराने घर भी मिल जाएंगे। तो ये जो विंडो पेन होती है ना, ग्लास की विंडो पेन, वो कभी कभी क्या होता है पता है, नीचे से क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। क्यों पता है? क्योंकि ग्लास जो है ना, ग्लास वो ट्रू सॉलिड नहीं है, वो एमरफस है। एमरफस है तो वो क्या है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो उसने क्या है पता है, दुनिया में उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी समर देखी है। जो बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग के, मैंने तुमसे ज्यादा दिवाली देखी है, ठीक है ना। तो उसने बहुत दिवाली देखी है, ऐसी नहीं, उसने बहुत समर देखी है। तो होता क्या है कि वो तो सुपर कूल्ड लिक्विड है, एमरफस है, तो क्या होगा, तो उसको थर्मल एनर्जी मिलती जाएगी ना, तो उसका कुछ पार्ट मेल्ट होते होते क्या होता है पता है, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे उतरता जाता है। तो अगर नीचे क्रैक नहीं हुई है ना, तो भी आप चेक करेंगे ना, क्या चेक करना है पता है, ऊपर का कांच जो है ना वो थिन होगा, नीचे वाला थिक हो गया होगा। लेकिन इसके लिए आपको ऐसे घरों में विजिट करना पड़ेगा जो कम से कम 40-50 साल पुराने हैं। अभी 5-7-10 साल से है तो उसमें इतना ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको प्रॉपर ओल्ड सिटी में जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर सिटी लाइफ वेसो वगैरह जगह पर रहते हैं या अड़ाजन में रहते हैं, तो अड़ाजन का डेवलपमेंट ही 25 साल में हुआ है। अगर आप 25 साल पहले वहाँ जाते भी थे, जब मैंने वहाँ पढ़ाना चालू किया था तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 70-80% जंगल जैसा ही था। ऑलमोस्ट आप देख ले कि आजू बाजू रास्ते से जा रहे तो आपका ऐसा यश चोपड़ा के जैसा वो आजू बाजू खेत खलिहान नजर। यूज ऑफ एमरफस सॉलिड, ठीक है ना। तो यूज ऑफ एमरफस, अब अभी तो हमने क्या कर दिया, एमरफस सॉलिड को तो ऐसे, अरे यार तेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे में डिसिप्लिन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो खराब होते हैं, इनडिसिप्लिन होते हैं, उनकी भी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाते हैं। जैसे राहुल गांधी की बात करें तो वो कांग्रेस के लिए कोई काम नहीं करते, लेकिन वो बीजेपी को जिताने में जरूर मदद करते हैं, ठीक है ना। अगर ये तो अलग बात है कि राहुल गांधी ने यूपी में बहुत प्रचार नहीं किया, नहीं तो बाबा की सीट और बढ़ जाती है, ठीक है ना। योगी बाबा आज 5 जगह पर इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। एमरफस सॉलिड्स आर वेरी यूजफुल मटेरियल्स इन आवर एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले तो यही दिख रहा है, चेक करो। इस रूम के अंदर बहुत तरह के ग्लास है। एक तो ये ग्लास है, वो पार्टीशन ग्लास है, एक मैंने पहन रखा है, कुछ आपने भी पहन रखे हैं। और ये जो है वो क्या है, ये भी तो ग्लास है। इसके ऊपर मैं ठोकूंगा ऐसे, इससे कुछ नहीं होगा। ये ट्राई यहाँ नहीं करनी है, यहाँ भी नहीं करनी है, ठीक है ना। अब ये इसके भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, यहाँ जो ये लगा ये भी ग्लास है, बहुत तरह के ग्लास है, ठीक है ना। मुझे जहाँ तक पता है वहां पर सिडनी का एक एयरपोर्ट है, उसका रनवे भी ग्लास का है। रनवे? हाँ, उसके ऊपर क्या लैंड करते हैं वो आपको पता है, और उनका क्या वेट होता है वो भी आपको पता है। ओके, चल। The most widely used amorphous solids are the inorganic glasses. जो inorganic इसलिए वर्ड यूज करते हैं क्योंकि वो सिलिकेट से बने होते हैं, और कुछ ऐसे जो पॉलीमरिक ग्लासेस भी होते हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं, उनका अलग यूज है, ठीक है। चलो
which find application in construction, houseware, laboratory wear, etc. Another well-known amorphous solid is rubber, or that matter polymer. पॉलीमर में सब आ गया, रबर भी आ गया, प्लास्टिक भी आ गया, फाइबर भी आ गया, सब क्या है एमरफस। तो हमारी लाइफ में पॉलीमर का इंपॉर्टेंस कितना है वो देख लो आप। अपने आसपास आपको जो मेटल दिख रहा है, वुड दिख रहा है और लेदर दिख रहा है। मेटल, वुड, लेदर, उसको एक्सक्लूड कर दो, बाकी सब पॉलीमर। इवन अगर आप डिटेल में जाएंगे ना, डिटेल में, तो वुड और लेदर भी पॉलीमर ही है, लेकिन वो नेचुरल है। गॉट इट? सिंथेटिक नहीं है। चल, a large number of plastic which are amorphous solids are being used in articles of everyday life. Amorphous silica has been found to be the best material for converting sunlight into electricity, and that is photovoltaic cells, जिसकी अब बहुत प्रमोशन हो रही है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के अपने रो हाउसेस या तो बंगलोज है, उनकी छत पर आप लोगों ने बहुत सोलर पैनल्स देखी होंगी, ठीक है ना। तो सोलर पैनल्स के जो फोटोवोल्टेइक सेल्स जो होते हैं वो एमरफस सिलिका से ही बने होते हैं, ठीक है। चलो, तो बहुत कुछ नेगेटिव बोल दिया, अब थोड़ा पॉजिटिव भी तो बोलना पड़ेगा। तो एमरफस सॉलिड के यूजेस बोल दिए, लेकिन आपको मैं एक बात याद बता दूं कि हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। कौन सा? एमरफस क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है। अब हम क्रिस्टलाइन पर आएंगे कि भाई क्रिस्टलाइन कितने तरह के होते हैं और वो किस तरह से क्लासिफाई होते हैं। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे हैव। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आयनिक सॉलिड्स, जिसमें आयंस होते हैं और आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब पहले ध्यान से समझ लेना। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब है कि उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है जो कोवेलेंट बॉन्ड से बना होगा। फिर से बोल रहा हूं, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा? मॉलिक्यूल, जो खुद कोवेलेंट बॉन्ड से बना होगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में या तो डाइपोल अट्रैक्शन होगा, या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, या सिर्फ लंदन फोर्स होगा, या सबका बाप हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। गॉट इट? जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, आइस मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्योंकि तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल H2O है, और H2O के अंदर O और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अब आइस जब बनता है ना, तो आइस की बात करें, आइस का मतलब है H2O सॉलिड। H2O सॉलिड में क्या होता है पता है? O- डेल्टा होता है, क्योंकि तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और हाइड्रोजन प्लस डेल्टा होता है। तो इसका माइनस डेल्टा इसके प्लस डेल्टा के प्रति अट्रैक्शन करेगा, तो इसको डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। नॉट ओनली दिस, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। गॉट इट? ये हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। मुझे ये इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि इसके नीचे जो टाइटल है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। और वो क्या है? कोवेलेंट सॉलिड। अब ध्यान से समझना कि आइस जो है ना, वो कोवेलेंट सॉलिड नहीं है। कोवेलेंट सॉलिड किसे कहते हैं? जिससे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट सॉलिड नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोवेलेंट सॉलिड का मतलब क्या होता है पता है? Each particle of the solid is bonded with the other particle by covalent bond. अब सुनना ध्यान से, वाटर में क्या है? OH कोवेलेंट। वाटर में क्या है? OH कोवेलेंट, राइट? लेकिन ये वाटर से ये वाटर के बीच में कोवेलेंट नहीं है।
उसके बीच में या तो डाइपोल डाइपोल है, या माने डाइपोल डाइपोल है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब मैं सुनाता हूं कहानी डायमंड की, कहानी सुनो ग्रेफाइट की, कहानी सुनो अभी जो 2 डायग्राम देखी ना, एक अच्छी वाली एक डिस्टर्ब वाली, क्वार्ट्ज की। उसमें एक एटम, दूसरे एटम, फिर तीसरा चौथा, पूरा क्रिस्टल घूम के आओ, वो सारे एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। इसीलिए उसका दूसरा नाम भी अब आपको समझ में आ गया होगा, उसे क्या कहते हैं, उसे नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा एक नेटवर्क बना देता है। एक एटम से दूसरा तीसरा n नंबर ऑफ एटम्स तक घूमते रहो, सारे एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े। हालांकि उसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो बहुत स्पेसिफिक है, जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट में क्या होती है, शीट्स होती है, हर एक कार्बन दूसरे अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन एक शीट दूसरी शीट के साथ कोई कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ी होती है। वो 2 शीट के बीच में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहता है। लेकिन अगर आप एक शीट की बात करें तो हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से एंड तक कोवेलेंट। गॉट इट? नेक्स्ट, मेटालिक सॉलिड, नाम इससे से पता चल जाता है वो क्या है। मेटल मेटल बॉन्ड तो किस में पाया जाता है, मेटल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलो अब सबका पोस्टमार्टम करेंगे। आयनिक सॉलिड्स, इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ध्यान रहे HCl आयनिक नहीं, वो कोवेलेंट भी नहीं है, वो मॉलिक्यूलर है। समझ लो, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है और जिसका इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड ही है। गॉट इट? Na plus and Cl minus ions in case of NaCl arranged in 3-dimensional space. I have spoken many times. Each Na plus remains surrounded by 6 Cl minus, and each Cl minus remains surrounded by 6 Na plus octahedral. That we will study in this chapter in detail. These ions are held together by strong Coulombic or electrostatic force of attraction. Some of their important characteristics are, because of strong electrostatic force of attraction, they have high melting point and boiling point. उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत हाई होगा। क्यों? फिर से एक Na प्लस 6 Cl माइनस से अट्रैक्ट है, और वो 6 Cl माइनस का हर एक Cl माइनस 6 Na प्लस से अट्रैक्टेड है। उसमें से हर एक Na प्लस 6 Cl माइनस, तो अट्रैक्शन एक्सपोनेंशियल हो रहा है। समझ में आ रहा है? मैथ्स वाले तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, they are electrically insulated in the solid state because their ions are not free. स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि उसमें आयंस तो बहुत होंगे लेकिन फ्री नहीं होंगे। ठीक है? However, in the aqueous solution or in the molten state, they are good conductor of electricity because ions become free. Further, they are soluble in polar solvents but insoluble in non-polar solvents. क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप बहुत क्लियर है, लाइट डिसॉल्व्स लाइट, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, सीधी सी बात। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द आयंस आर क्लोजली पैक्ड एंड हेंस आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड, हाउएवर दे आर ब्रिटल बिकॉज देयर स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रिजर्वेंस ऑफ देयर ज्योमेट्रिक पैटर्न। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत डिसिप्लिन है। ईच Na प्लस रिमेन्स सराउंडेड बाय 6 Cl, ईच Cl माइनस रिमेन्स सराउंडेड बाय 6 Na। अगर इसमें थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाए तो दिल पे ले लेते हैं कि नहीं, मुझे तो 6 के 6 ही चाहिए। मान लो कि ऐसे टकराए तो क्या होगा पता है? जहां टकराए हैं ना, वहां के Cl माइनस और Na प्लस तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं आया समझ? ये गलती से नहीं हुआ है। ऐसे अगर टकराए तो क्या होगा? यहाँ जो सरफेस पर Cl माइनस जो Na प्लस है वो क्या हो गए? वो ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं, वाइब्रेट या तो वहां से बिखर कर निकल जाएंगे,
या तो वो सुनना ढंग से, या तो वो बिखर के निकल जाएंगे, या तो वो ऑक्टाहेड्रल ही नहीं रहेंगे। क्यों? पैटर्न बदल जाएगी, शेप बदल जाएगा, क्योंकि आपने बाहर से इंपैक्ट किया इसके ऊपर। तो क्या होगा? नहीं, मुझे तो 6 चाहिए और ऑक्टाहेड्रल भी चाहिए, तो झुकते नहीं ना, वो टूट जाते हैं, भले ही वही कह दे। तो जो झुकते नहीं, ठीक है ना, तो जब आंधी आती है ना, तो लंबे और बड़े पेड़ जो झुकते नहीं वो उखड़ जाते हैं, और सॉफ्ट ग्रासेस जो उसे कुछ नहीं होता। तो ये ब्रिटल होते हैं, तो बाहर से अगर इंपैक्ट किया और उसकी अरेंजमेंट पैटर्न अगर आपने थोड़ी भी डिस्टर्ब कर दी, तो मैंने क्या बोला, बुरा मान जाते हैं, टूट जाते हैं। In this solids, the constituent particles, of course, molecular solids, constituent particles are molecules, और वो किस तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो completely non-polar, जिसमें एक फोर्स ऑपरेटिव होता है, जिससे हम लंदन कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिंगॉन, रेडॉन हो गए, ये सारे नॉन पोलर है। ठीक है, तो उसमें एक दूसरे के साथ बंधे रहने के लिए क्या अवेलेबल है? एक हाइपोथेटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे कहते हैं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा पोलर, जिसमें मॉलिक्यूल कैसा होगा? जिसमें ए मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट प्लस डेल्टा होगा, एक पार्ट माइनस डेल्टा होगा। और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर, एक पार्ट प्लस डेल्टा होगा, एक पार्ट माइनस डेल्टा होगा, और जो प्लस डेल्टा होगा ना, वो हाइड्रोजन होगा। इसमें प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा कुछ भी हो सकता है, जबकि इसमें प्लस डेल्टा होगा, माइनस डेल्टा होगा, और प्लस डेल्टा कौन होगा? वो हाइड्रोजन होगा। ऑफ कोर्स माइनस डेल्टा की भी कंडीशन है, वो आपको पता होनी चाहिए, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गए, और कुछ स्पेशल केसेस में क्लोरीन भी हो सकता है। चलो, नॉन पोलर, these are those crystalline solids in which the constituent particles are either atoms like those of noble gases or non-polar molecules like H2, Cl2, I2, CH4, etc. The forces operating between them are weak dispersion forces, या जिसे हम लंदन forces के नाम से जानते हैं। These solids are generally soft, क्यों? क्योंकि कोई रिजिड अट्रैक्शन नहीं है इसके अंदर, ना के बराबर है। Soft because of weak intermolecular force of attraction present. They are non-conductor of electricity, क्यों? क्योंकि कोई आयंस नहीं है अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। As they are soft, they have low melting point and boiling point, क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमजोर है, तो थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे तो मेल्ट हो जाएंगे। अगर मेल्ट जल्दी होंगे तो बॉयल भी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, चल। Due to weak intermolecular forces present in them, they are usually gaseous or liquid at room temperature and pressure. क्योंकि boiling point भी बहुत कम है, तो रूम टेम्परेचर पर गैस होंगे, या तो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? लिक्विड, सॉलिड होने के चांसेस ना के। एग्जाम्पल ही देख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ये सारे क्या है? गैस ही है। ठीक है, polar molecular solid. There are those crystalline solids in which the constituent particles are polar molecules like HCl, SO2, etc. The forces holding these molecules together is dipole-dipole attractive force. These intermolecular force of attraction is comparatively stronger as compared to London. इसका मतलब क्या होगा कि इसके melting point, boiling point उससे तो ज्यादा होंगे, और ये भी सॉफ्ट ही होंगे, लेकिन उसकी कंपैरिजन में हार्ड होंगे। ठीक है, they are soft, they are non-conductor of electricity. Of course, HCl is non-conductor of electricity. But HCl अगर मेल्ट कर दिया, या तो HCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वो कंडक्शन करेगा, लेकिन HCl itself नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि HCl के अंदर H प्लस डेल्टा है, Cl माइनस डेल्टा है, लेकिन वो H प्लस और Cl माइनस नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं ये आपने देख लिया कि नॉन कंडक्टर, तो कोई खड़ा हो गया बोले सर HCl तो कंडक्ट करता है, लेकिन HCl itself नहीं करता है। ठीक है, चलो,
Their melting point and boiling points are comparatively higher than non-polar, though not so high. As their melting point and boiling points are not so high, they also exist as gases or liquids at normal condition of temperature and pressure. चलो, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें भी प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा होगा, लेकिन प्लस डेल्टा जो होगा वो कौन होगा? हाइड्रोजन होगा, और माइनस डेल्टा वाला जो होगा वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कुछ केसेस में फ्लोरीन, ठीक है। चलो, इन दिस सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सच मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ व्हाट? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जनरली HF, H2O and NH. Hence, the intermolecular forces of attraction existing among these molecules are strong hydrogen bonds. Strong माने strong नहीं होता है, लेकिन अब तक हमने जो दो देखे हैं ना, उसकी कंपैरिजन में वो बहुत strong होता है। Okay, they exist as volatile liquid or soft solids at room temperature and pressure. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड उन दोनों की कंपैरिजन में काफी strong होता है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस अगेन, क्योंकि उसमें कोई आयंस नहीं होते। हाँ, वो अगर आपने वाटर में डाल दिए, एक्वियस सॉल्यूशन बनाया, तो वो आयंस दे सकते हैं। Their melting and boiling points are generally higher than the molecular solids of the first two types. ये आइस या तो वाटर की डायग्राम है, समझ के चले। OH दोनों हाइड्रोजन प्लस डेल्टा वाले, जो ऑक्सीजन माइनस डेल्टा के साथ क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। सेम वे यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन है वो खुद पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, जो ऑक्सीजन के ऊपर पड़ी हुई दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो ईच वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ईच वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, these are those crystalline solids in which the constituent particles are non-metal atoms linked to adjacent atom by covalent bonds. आगे का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Throughout the crystal. अब H2O, अगर H2O की अगर मैं बात करूं ना, तो यहां तक तो H2O भी डेफिनेशन में आ जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि एटम्स आर नॉन मेटल्स attached with each other by covalent bond. Throughout नहीं। Got it? As a result, a network of covalent bonds is formed. Hence, they form a giant molecule. One of the most common examples of this crystal of this type is that of diamond, in which the carbon atoms are linked together by covalent bonds to give a three-dimensional structure. Another very common example is silicon carbide. सिलिकॉन कार्बाइड में भी सेम ही तो फैमिली है। डायमंड में क्या होता है? कार्बन से कार्बन होता है, और सिलिकॉन कार्बाइड में क्या होता है? कार्बन के नीचे ही तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन कार्बाइड इज कंसिडर्ड द सेकंड मोस्ट टफेस्ट मटेरियल अलोंग विथ टंगस्टन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम कहा जाता है, सॉरी कोरंडम कहा जाता है। ठीक है। The main characteristic of these solids are as covalent bonds are strong and directional in nature, these solids are also very hard and brittle. अगर डायमंड की बात करो तो हर कार्बन के आसपास 4 कार्बन होने चाहिए और टेट्राहेड्रली ही होनी चाहिए, sp3। अगर इसमें कुछ भी चेंज हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट्स में चेंज आ गया, तो बुरा मान जाते हैं और टूट जाते हैं। ठीक है। They have extremely high melting point and may even decompose before melting. वो बिखर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। They are insulators and do not conduct the electricity. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो कौन सा बन जाता है? ग्रेफाइट, जिसके तो हम इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है ना, उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे, जबकि कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक जो बच जाता है ना, वो पूरे क्रिस्टल में दौड़ने के लिए फ्री हो जाता है।
और वो क्या करता है फिर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर से कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है ग्रेफाइट के एक लेयर के अंदर, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, लेकिन अभी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा पड़ा है जो पूरे क्रिस्टल में दौड़ने के लिए फ्री है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है। Graphite is also cold and solid, but it is soft and a good conductor of electricity. Its exceptional behavior is due to its typical structure. In this case, carbon atoms are arranged in different layers. In each layer, every carbon atom is linked to 3 neighboring carbon atoms. ध्यान रहे 3. तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हुए, 3, तो अब एक बचा है। Thus, the 4th electron of each carbon atom is free to move about. Because of the presence of these free electrons in different layers, graphite becomes a good conductor of electricity. Further, the distance between the adjacent layer is greater than carbon-carbon bond length. इसका मतलब क्या है कि कार्बन-कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, उसका जो डिस्टेंस है, उसकी कंपैरिजन में ये 2 लेयर है ना, उसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। अगर आप उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करोगे तो वो नजदीक आ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रियल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ वान डेर वाल्स फोर्स है, तो उसको आप डिक्रीज या इंक्रीज करा सकते हैं। एंड ड्यू टू दैट रीजन वो सॉफ्ट है, एंड ड्यू टू दैट रीजन वो लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज हो सकता है। लुब्रिकेशन का पर्पस ही यही है कि बाहर से जो इम्पैक्ट आप उसके ऊपर डालो उसे वो झेल ले, तो वही वो बंदा लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज हो सकता है। Further, the distance between the adjacent layers is greater than carbon-carbon bond, and hence these layers are not bonded to each other and can easily sleep over each other as well. For this reason, graphite is soft and acts as a good solid lubricant. Okay? ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है। तो ये बात कर रहे थे, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, इसकी कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है ना, बहुत ज्यादा है। ये प्रूव करता है कि इन दोनों के बीच में कोई रियल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। तो अगर आप ये ग्रेफाइट को पैरेलल 10 शीट अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, तो यू कैन स्लाइड 1 शीट ओवर अनदर, एंड दैट इज हाउ इट कैन वर्क एज अ lubricant. Metallic solids. In case of metals, the constituent particles are positively charged metal ions and free electrons. These are produced from the metal atoms because the metal atoms have low ionization energy and can easily lose their valence electrons to leave behind the positively charged ions. These electrons can easily flow throughout the metal crystal like water in the sea. Hence, we call it as free electrons, that is making a sea. Each metal atom contributes to 1 electron minimum, which remains simultaneously attracted by the positive ions, and hence hold these positive ions together. The force that holds the metal ions together in the crystal is called metallic bond. These solids show the following characteristic. Metals की properties हम सबको पता है. They possess high electrical and thermal conductivity. This is because applying electric current on electrons start flowing towards positively charged electron. Similarly, heat given to one part is carried by electrons to all the parts of metals, and they possess luster and color in some cases. This is also explained on the basis of free electrons. They are highly malleable and ductile. Metals की property हमें पता है.
This is because unlike ionic solids, the position of the positive ions can be altered without destroying the crystal. Because of uniform charge distributed provided by the freely moving electron, for this reason metals can be easily deformed. As the positive ions are closely packed in the crystal, most of the metals possess high melting point and high density, not compulsory. जबकि सोडियम की बात करें तो सोडियम बहुत ही इजीली मेल्ट हो जाता है और वो हार्ड भी नहीं है, चीज जैसा है, उसको आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा पाया गया कि जनरली मेटल्स का क्रिस्टल जब स्टडी करते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना, तो ये पाया गया कि उसमें हर मेटल एटम के आसपास जनरली 6, 8 या 12 तक एटम्स होते हैं। मान लो कि सोडियम की बात करूं तो ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम्स, ईच लिथियम इज सराउंडेड बाय 8 अदर लिथियम एटम्स। मैग्नीशियम की बात करो, कॉपर की बात करो, जिंक की बात करो, तो ईच एटम्स आर सराउंडेड बाय 12 सच अदर एटम्स। मैग्नीशियम के आसपास फिर 12 मैग्नीशियम हो गया, ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम के आसपास कॉपर है। तो इसका मतलब ये है कि एक एटम के साथ इतने सारे एटम जुड़ते कैसे हैं? तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कौन सा काम करता है? तो पहला दिमाग लड़ाओ कि आयनिक होगा, तो ये इजीली रूल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सोडियम प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, नहीं होगा। आयनिक रूल्ड आउट। सेकंड, तो कोवेलेंट होगा, है कि नहीं? आयनिक नहीं होगा तो कोवेलेंट होगा। अब सुनना ढंग से, कोवेलेंट होगा ना तो एक एटम के आसपास ज्यादा से ज्यादा आप 4 एटम को ही बिठा पाओगे, ज्यादा से ज्यादा। 4 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 ही बिठा पाओगे। क्यों? मेटल क्या होता है जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 है, या तो 3 है। मान लो कि तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम पे लग जाए तो भी गिवन एटम के आसपास 3 ही बंडे बैठ पाएंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, खत्म हो गया। तो वो अपने आसपास कितने बिठा पाएगा? 3 ही बिठा पाएगा। कोवेलेंट रूल्ड आउट। वांडरवाल्स होगा। अब वांडरवाल्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेल्टिंग पॉइंट 2000-3000 तक ले जाए। आयरन है, टंगस्टन है, मेल्टिंग पॉइंट देखो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मेल्टिंग पॉइंट को 2000-3000 तक ले जाए, इतनी पावर वांडरवाल्स के पास नहीं है। वांडरवाल्स रूल्ड आउट। अब आए हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन चाहिए, वो नॉन मेटल है, रूल्ड आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कुछ नया डालना पड़ेगा, समझ में आया? तो मेटल में जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं? उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ी जाती है। पहले फैक्ट सामने आती है, फिर उसकी थियरी जनरेट की जाती है। दिस इज हाउ केमिस्ट्री स्टडी। तो क्या पाया गया? मान लो कि मेरे पास यहाँ लिथियम है और लिथियम के आसपास some other 8 लिथियम एटम्स पाए जाते हैं। बताओ, तो ये लिथियम अन्य 8 लिथियम को पकड़ के रखता है, तो कैसे पकड़ के रखता होगा बताओ? तो कुछ तो पावर होगा। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या है कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 1:2s1। ये जो 2s1 है ना, इसके ऊपर इसका एट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कमजोर है। तो वो क्या करता है पता है? ये जो 2s में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, 2s1 में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, 2p खाली है, 3s, 3p, 3d सब खाली है। ये
तो उसके ऊपर जो खाली ऑर्बिटल है ना, उसके अंदर वो इजीली एंटर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, एट्रैक्शन कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल में रहने के बजाय कहां चला जाएगा? उसकी ऊपर की ऑर्बिटल में इजीली चला जाएगा। वो सिर्फ एक लिथियम का नहीं जाएगा, सारे लिथियम के चले जाएंगे। और क्या होगा पता है? और वो सारी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होगी, तो वहां पर क्या पड़ जाएगा पता है? एक बहुत अच्छा जुड़ा हुआ एक रोड बन जाएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक बार एंटर हो गया तो वो सारा पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए फ्री है। तो क्या होगा पता है? अब ये वहां पर एंटर तो हो गया है, तो क्या होगा? अब ये यहां से यहां दौड़ना चालू कर देगा, पूरे क्रिस्टल में दौड़ना चालू कर देगा। तो क्या होगा? जब दौड़ते दौड़ते यहां से गुजरेगा ना, तो ये लिथियम, अब पहली तो बात है कि जो से लिथियम है ना, वो लिथियम नहीं रहेंगे, अब ये सारे बन जाएंगे Li+। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है। ये जो बनते हैं ना, उसको पॉजिटिव कर्नेल कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते दौड़ते जब यहां से गुजरेगा ना, तो ये लिथियम को पता चलेगा, अरे ये तो मेरा भाग चुका हुआ वही इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर वो झपटेगा। एट द सेम टाइम ये लिथियम को भी लगेगा कि ये तो मेरा इलेक्ट्रॉन है, वो उसके ऊपर ये भी झपट करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्मार्ट है, ये दोनों में से कोई भी उसको पकड़ के फिर से अंदर बैठा दे, उससे पहले वो यहां से यहां आ जाएगा। अब ये दो एक दूसरे के, ये दो इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहां ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया ना, तो यहां वैक्यूम नहीं होगा। हाँ, यहां कोई दूसरा घूम के यहां आ जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि ये जो लिथियम है, उसके आजू बाजू जितने 8 लिथियम है ना, वो सभी लिथियम के बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा। इसकी वजह से ये लिथियम ये सारे 8 के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का बना हुआ दरिया है, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल जो है ना, वो फ्लोट कर रहे हैं और अपने आसपास से गुजरने वाले सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की चाह में वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, रो हाउसेस। कोई रहता होगा रो हाउसेस में? कोई रहता है रो हाउस में? ओके, रो हाउसेस क्या होता है पता है? जिसमें हाउसेस रो में होते हैं, उसे रो हाउस है। अब ये फनी है, लेकिन आपको पता है 1 साल का एक्सपीरियंस कि सर ऐसे तो कुछ बोलते नहीं है। अब सारे हाउसेस जो मान लो कि 10 हाउसेस है, उसमें सभी वर्किंग पेरेंट्स हैं और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अब सुबह जब बच्चा स्कूल में जाता है, उसकी ऑटो आती है, वाहन आती है, तो मम्मी उसको बोलती है कि जब तू 1 बजे आएगा घर पे, तो तेरे लंच की थाली रेडी होगी, खा लेना। टीवी तो बिल्कुल चालू मत करना, और रेफ्रिजरेटर में पापा जब कल जो चॉकलेट लाए हैं वो मत खाना, शाम को हम साथ में खाएंगे। बच्चे को पता ही नहीं था कि वो लाए हैं। और बाद में क्या है, स्कूल का होमवर्क जब तक मैं वापस आऊं जॉब से, तब तक तुम खत्म कर लेना, मैं रात को तुम्हारे ओरल्स लूंगी। अब बच्चा 1 बजे घर पे आता है, जैसे ही वो घर में एंटर होगा ना, सबसे पहले वो टीवी चालू करेगा और सोफे के ऊपर बैग डाल दी। अब सारी चेन तो बंद होती नहीं है, एक आध जिप खुली होती है, तो उसमें से किताबें भी बाहर गिरेगी। सीधा कहां जाएगा? अंदर से क्या करेगा? डेयरी मिल्क निकालेगा या तो फरेरो रोस्टर निकालेगा, और वो सोफा है उसके ऊपर कूदते कूदते छोटा भीम देखेगा, जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं हारता। अब वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा देगा, फिर वो बोर हो जाएगा। तो वो सोचेगा चलो बाहर सोसाइटी में जाकर खेलते हैं। वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अचानक से मम्मी आ गई और देख लिया तो खत्म, टाटा बाय बाय। तो उनके पास एक सोर्स है, वो कौन सा है पता है? टेरेस पे जाएगा। अब वो घर का जो बच्चा है ना, वो ही सिर्फ टेरेस पर नहीं जाएगा, सारी लोग। और मजे की बात क्या है पता है? रो हाउसेस में हाइट ऑफ हाउस इससे
सारी सोसाइटी में जितने भी हाउस है उन सभी की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स माने टेरेस मिलकर एक रोड बनाएगी, और एक बार उस रोड में किसी ने प्रवेश कर लिया तो फिर वो स्वर्ग में आ जाता है। उसे पता नहीं रहता कि वो कहां दौड़ रहा है। ठीक है ना। शाम को 5 बजे जब मम्मी घर पे आती है, पहली तो बात है कि दरवाजा खुला है, टीवी चालू है, स्कूल बैग ऐसे ही पड़ा हुआ है और नीचे गोल्डन कलर के रैपर पड़े हैं। लंच अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, समझ रहे हो। तो पारा कहां पर चढ़ा है? आसमान पर चढ़ा है। मम्मी इतना गुस्सा हो जाती है कि अचानक से जोर से आवाज आएगा, लालू। अब ये लालू इतना टेंशन में आ जाता है कि जैसे ही आवाज सुनता है ना, वो नीचे उतरने लगता है। अब सुनना ढंग से। अब जरूरी नहीं है कि जो नीचे उतर रहा है ना लालू अपना ही हो। क्यों? क्योंकि जिसको सबको यही लगा कि मेरी मां बुला रही है। तो नीचे उतर गया और मां नीचे रेडी है कि आए तो दो, उनसे लगा तो। अब नीचे आते पता चलता है कि तो 5 नंबर वाला है। हाँ प्लीज। तो वो अपना बंदा 5 नंबर में दे आती है और 4 नंबर या 3 नंबर से अपना ले आती है। एंड ड्यू टू दैट रीजन रो हाउसेस में रहने वाले जितने भी होते हैं ना, उनके बीच में मेलजोल रहता है। क्यों? ये पता नहीं कि आज हमारा यहाँ से मिला, अपने यहाँ कोई आ गया तो हमारा कहीं और से मिल रहा है ना। और जब होली होती है बहुत तकलीफ पड़ती है। 2 बार नहलाने के बाद पता चलता है कि अपना नहीं है। ऐसे तो ऊपर से उतरे और सीधा घुमाने लगे तो चलेगा नहीं। तो ये क्या है, सभी एक दूसरे के साथ हिल मिल के क्यों रह पाते हैं? ड्यू टू दैट डीलोकलाइज्ड लालूस। आगे बात समझ में। तो पेरेंट्स और ये बच्चों के बीच में, पेरेंट्स कौन? पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल, और ये डीलोकलाइज्ड लालूस जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन फील्ड। इसके बीच में जो अट्रैक्शन रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब ऐसे ही लालू बहुत दौड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी। एनर्जी दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन दौड़कर दूसरी जगह पर पहुंचेगा, तो वहां पर थर्मल एनर्जी भी पहुंचेगी। इसके ऊपर मान लो कि आपने हथौड़ा डाल दिया तो क्या होगा? ये जो Li+ है वो स्लाइड होकर के यहाँ से सरक जाएगा, फिर भी उन दोनों के बीच में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चालू ही रहेगा। तो वो मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है। उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां से ऊपर की एनर्जी की ऑर्बिटल में जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा। तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से उसका कलर भी दिखेगा और लस्टर भी दिखेगा। बोलो आगे बात समझ में क्लियर है? चलो, आई होप यू एंजॉयड द फर्स्ट डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।